नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक है की फैक्ट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जो हमारा संविधान है उसके बारे में हम कुछ ऐसी जानकारियों को आज समझेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसको कहा जाता है? तो भारत के संविधान को कहा जाता है। यानी जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वह क्या है? वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कुल कितने आर्टिकल? तो देखिए, इनिशियली जब संविधान का निर्माण हुआ था, जब संविधान लिखा गया था, तो इसमें कुल 395 आर्टिकल्स थे। कितने? 395 आर्टिकल्स थे। देन 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे। आर्टिकल 395 और 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। कितने थे? 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन आज की डेट में एट प्रेजेंट जो स्थिति है संविधान की, उसके अनुसार 448 आर्टिकल्स हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, 448 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स यानी 22 पार्ट्स हैं और शेड्यूल्स कितने हैं? तो 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि हमारा जो संविधान है वह वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इतना बड़ा संविधान किसी भी देश का नहीं है, तो इस बात को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनिशियली कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे। शेड्यूल्स कितने थे? तो 8 शेड्यूल्स थे। कितने शेड्यूल्स थे? तो 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, पार्ट्स कितने थे? तो 22 पार्ट्स थे। एट प्रेजेंट कितने हैं? तो 448 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 448 आर्टिकल्स। पार्ट्स कितने हैं? तो 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, शेड्यूल्स कितने हैं? तो 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहली बात है, ध्यान में रखिए, वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। किसको? तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत के संविधान को कहा गया है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। फेडरल सिस्टम की बात कही गई है। फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी फीचर्स। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जितने भी स्टेट है वहाँ पर राज्य सरकारें हैं। ठीक है, वहाँ पर उनका विधानसभा है। ठीक है, और केंद्र में भी सरकार है, इसीलिए यूनिटरी फीचर्स। फेडरल सिस्टम, राज्य की बात आ गई। ठीक है, यानी कि जैसे स्टेट ऑफ बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, तो यह क्या है? स्टेट्स हो गए। तो स्टेट में जो राज्य सरकार हैं, ये क्या हो गया? हमारा फेडरल सिस्टम हो गया कि यहाँ राज्य सरकारें भी हैं। पहली बात। दूसरी बात, यूनिटरी फीचर। यूनिटरी फीचर का मतलब क्या है कि सेंट्रल में, केंद्र में भी यहाँ सरकार है, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री और उनके साथ उनके मिनिस्टर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इन डिटेल अगर फेडरल सिस्टम को आपको समझना है तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए, फेडरल सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उनमें क्या है? पावर का, शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, यह एक बहुत बड़ी खूबी है हमारे संविधान के तहत दी गई है कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नेंस भी है। ठीक है, और यह किसके थ्रू है? तो थ्रू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो पहली क्वालिटी क्या हुई हमारे फेडरल सिस्टम की? तो डिवीजन ऑफ पावर है। यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं उनका क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है, उनको डिवाइड किया गया है आपस में, केंद्र और राज्य सरकार में। ठीक है, तो पहला इसका जो क्वालिटी है हमारे गवर्नेंस का, जो कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स है, उसमें पहली जो कहिए खूबी यह है ताकि कॉन्फ्लिक्ट न हो किसी प्रकार का, दोनों में, केंद्र और राज्य सरकार में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट न हो। कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है फिर। ठीक है, लेकिन संविधान में सारी बातों को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, अब स्पष्ट कहाँ किया गया? तो 7वें शेड्यूल देखिएगा, संविधान के 7वें शेड्यूल में देखिएगा, जो 7वें शेड्यूल है। ठीक है, 7वें शेड्यूल, 7वें शेड्यूल में क्या कहा है? 7वें शेड्यूल में लिस्ट बनी है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। यहाँ पर दिया हुआ है कि
केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, राज्य सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, और कंकरेंट यानी दोनों को शक्तियां जो दी गई हैं ज्वाइंटली, वह कंकरेंट लिस्ट में दिया गया है। ठीक है, तो यह कुछ फेडरल जो हमारे सिस्टम की क्वालिटी है, जो खूबी है, जो फेडरल फीचर है, उसको यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊँ। पहला क्या है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है, प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, पार्लियामेंट है ना, उसमें आपका अपर हाउस है, लोअर हाउस है। अपर हाउस किसको कहते हैं, राज्यसभा को, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं आप, इस बात को याद रखिएगा। राज्यसभा है उसको अपर हाउस कहते हैं, और लोकसभा है उसे लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो कि 7th शेड्यूल में दिया गया है, पूरी लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद यूनिटरी फीचर की बात करें तो उसमें सिंगल सिटीजनशिप है। क्या है, जैसे अमेरिका में होता है ना कि आपको हर स्टेट के लिए, हर राज्य के लिए आपको अलग अलग सिटीजनशिप लेना होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे अमेरिका में क्या है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, और जो सरकार है वो किसके प्रति जवाबदेह है, तो वो संसद के प्रति जवाबदेह है, और संसद में जो प्रतिनिधि होते हैं वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कोई है तो वह क्या है, हमारा प्यारा देश भारत लोकतंत्र है। ठीक है, तो अगर यूनिटरी फीचर की बात की जाए तो सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, आप बस भारत के नागरिक है, यही काफ़ी है, उसके लिए आपको कहीं भी जाइए आप। ठीक है, कुछ ट्राइबल एरिया को अगर आप छोड़ दें, कुछ ऐसे प्रोहिबिटेड एरिया हैं, ठीक है, वो अपवाद हर जगह होता है, नहीं तो आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी आप आ जा सकते हैं, आप भारत देश के नागरिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिहार के लिए अलग नागरिकता या यूपी के लिए अलग नागरिकता, मतलब स्टेट जो सिटीजनशिप होती है वहाँ वो यहाँ नहीं चलती है। यहाँ पे एक ही सिंगल सिटीजनशिप है, और वह है कि आप भारत के नागरिक हैं, बस हो गया, काफ़ी है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, ठीक है, हमारे यहाँ जैसे जुडिशियल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, देन आफ्टर डिफरेंट स्टेट में हाई कोर्ट्स, ठीक है, फिर सभी राज्यों के तहत जो जितने भी ज़िले हैं या सब डिविजन्स हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, यह सारी चीज़ें। फिर इमरजेंसी प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है, जो केंद्र सरकार की शक्तियों की बात करता है। तो एक देखिए, कहने का मतलब यह है कि फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ है विद यूनिटरी फीचर, ताकि किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट गवर्नेंस में ना हो। ठीक है, और अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है दो राज्यों के बीच में नदी को लेकर, ठीक है, या और कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है किसी प्रकार का अगर होता है, तो उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो गवर्नेंस है, जो हमारे यहाँ सरकार है, वह क्या है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उसकी खूबी क्या होती है कि उसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं, सरकार जो होती है उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, और यह जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी जो गवर्नमेंट होती है इज अकाउंटेबल टू दी पार्लियामेंट। ठीक, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह किसके द्वारा, इसका जो निर्माण हुआ था, तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसके द्वारा किया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या किया गया, किसके द्वारा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया था। ठीक है, और यह कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 6 दिसंबर 1946। कब हुई थी, 6 दिसंबर 1946। ठीक, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। यह बात ध्यान में रखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, इसको जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसका जो गठन हुआ था वो किसके तहत हुआ था, तो अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। किसके तहत हुआ था, तो अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। इसका उद्देश्य क्या था, तो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया, क्योंकि उस समय हमारे शासन किसका था देश पर, अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश एरा था, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया हुआ था। तो
जो पावर का ट्रांसफ़र होना था, ठीक है, अंग्रेज जो देश छोड़कर जा रहे थे, तो अब जो उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था, हमारे ऊपर कंट्रोल किया हुआ था, हमारे ऊपर गवर्नेंस किया हुआ था, तो उस पावर का ट्रांसफ़र करना था, ठीक है। तो वो किसके तहत था, वो किसके, उसका उद्देश्य किसके तहत था? तो यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया, और एक अंतरिम सरकार का गठन करना था। किसका? अंतरिम सरकार। आखिर अंग्रेज अगर छोड़कर जा रहे हैं तो वहाँ गवर्नेंस के लिए सरकार तो चाहिए, गवर्नमेंट तो चाहिए आखिर, है ना। तो अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, उसका फिर चुनाव होगा, देन आफ्टर इलेक्शन होगा, लेकिन फिलहाल तो कोई चाहिए ना। तो देश का जो गवर्नेंस होगा उसके लिए इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यही उद्देश्य था। तो कैबिनेट मिशन प्लान का, ठीक है, इसके लिए कैबिनेट मिशन प्लान आया था। और कब आया था ये कैबिनेट मिशन प्लान? तो ये आया था 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को यह इंडिया आया था, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। कब आया था? तो 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च 1946 को आया था यह कैबिनेट मिशन प्लान। इस बात को याद रखिएगा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान आया था। अच्छा, जो संविधान है इसको बनाने में, इसकी ड्राफ्टिंग में कितना समय लगा था? तो 2 years 11 months and 18 days, ठीक है। द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओवर 2 years 11 months and 18 days। संविधान की ड्राफ्टिंग में, इसको तैयार करने में, इसको लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। उसके बाद जो इसकी ओरिजिनल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, इसको टाइप नहीं किया गया था और न ही इसको प्रिंट किया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपी है, इसको ना तो टाइप किया गया था, ना ही प्रिंट किया गया था, उसको हाथ से लिखा गया था। हैंड रिटन है वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है वो हैंड रिटन है, ठीक है, हाथ से लिखा गया, जैसे आप कलम से लिखते हैं ना, ठीक है, उससे लिखा गया था। एक तो टाइप होता है, टाइपराइटर से टाइप करते हैं, या एक प्रिंट निकलता है, तो ये सब कुछ नहीं, हाथ से लिखा गया था हमारा। इस बात को याद रखिएगा। और यह जो है अभी हीलियम में इसको रखा गया है प्रोटेक्ट करके, ताकि यह खराब ना हो दस्तावेज वो, ठीक है। एक जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है उसी में इसको रखा गया। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। जो हमारा संविधान है उसको तैयार होने में ठीक कितना वक्त लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और जो हमारा संविधान है वो हैंड रिटन है, ठीक है, ना तो टाइप किया हुआ है, ना ही प्रिंट निकाला हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद किन्होंने लिखा था संविधान? जो लिखा गया था वो किनके द्वारा लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने लिखा था संविधान को, ठीक। इस नाम को भी आप याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने हमारे संविधान को लिखा था, ठीक है। उसके बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वह किस चीज़ पे स्टैंड करता है? यानी जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात कही गई है उसकी नींव किस पर पड़ी है, किस आधार पर उसकी नींव पड़ी है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसका बहुत बड़ा योगदान है। गवर्नमेंट, जो संविधान की जो स्थापना है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जिस बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, संविधान के नींव की बात करते हैं, उसमें बहुत सारी बात हमारे संविधान में जो लिखी गई है, जो इंक्लूड किया गया है, वह किस पर आधारित है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस बात को याद रखिएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यह जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और यह किस पे स्टैंड करता है, किस पर आधारित है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक। देन आफ्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, देखिए जो हमारा संविधान लिखा जा रहा था ना, तो उस वक्त जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे हमारे, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर को बनाया गया। और जिस वक्त संविधान लिखा जा रहा था, उनकी जो सोच थी बहुत आगे की थी,
ठीक है, बहुत दूर का सोच रखते थे वह। वर्तमान की परिस्थिति और उनकी दूरदर्शिता दोनों आधार बना हमारे देश के संविधान का। उन्होंने क्या किया, चूंकि बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे वो, और इसीलिए उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया था। बहुत इंटेलेक्चुअल था, हाईली इंटेलेक्चुअल। उनके जैसी दूरदर्शिता शायद उस वक्त किसी के पास हो। तो जितने भी देश थे, अदर कंट्रीज, इंडिया हमारे देश के अलावा, हमारी तो ज़रूरतें थी, जो हमारी ज़रूरत थी उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में से 1935 में से उन्होंने बातें निकाल ली जो उनको लेनी थी, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने अलग अलग देशों से, ब्रिटेन का जो खूबी था वहाँ से, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमारा अमेरिका से, ठीक है, अलग अलग देशों से, आयरलैंड से, सभी अलग अलग देशों से उन्होंने क्या किया, जो अच्छी अच्छी बातें थी वहाँ से उन्होंने ली। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने उसमें क्या किया, बोरो किया मतलब अलग अलग देशों से जो भी संविधान में जो खूबियाँ थी वहाँ के सिस्टम में, वहाँ के गवर्नेंस में, उसको हमने अपने संविधान में समाहित किया, अपने संविधान में जगह दी अपने देश के हिसाब से। इसीलिए कहा जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो बोरोड सम ऑफ इट्स फीचर्स फ्रॉम ए नंबर ऑफ कंट्रीज। सही बात है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। अच्छी बातों को क्यों नहीं शामिल करेंगे हम, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की नहीं, हर जितने भी कंट्री हैं वहाँ की गवर्नेंस में जो भी अच्छी बातें थी उसको हमने जगह दिया अपने भारत के संविधान में, ठीक है। इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन सी बातें, कौन सा फीचर हमारे संविधान में जो है वो किस देश से लिया गया, इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हुई है, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो 29 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था, तो 29 अगस्त को हुआ था, 29 अगस्त 1947। कब हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, यह जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसका गठन कब हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो यह हुआ था आपका 29 अगस्त। कब हुआ था, तो 29 अगस्त को हुआ था, 29 अगस्त 1947, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो यही ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन हुआ था किसके द्वारा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा क्या किया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जो है, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी को फॉर्म किया गया था। और इसके चेयरमैन कौन थे, तो चेयरमैन थे इसके बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। कुल कितने इसमें मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे इंक्लूडिंग चेयरमैन, यानी चेयरमैन के अलावा 6 मेंबर थे, और इनको जोड़ दिया जाए तो कुल 7 लोग थे इंक्लूडिंग चेयरमैन, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका कब हुआ था गठन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो 6 दिसंबर 1986, 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1946, ठीक है। तो यह कुछ की फैक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। आराम से वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ज़रूर पूछा जाएगा और मेंस में भी आपको कुछ फैक्ट्स हैं जिसके मदद से आपको मेंस में भी आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इन डिटेल फिर हम लोग आगे देखेंगे कि जो फीचर्स हैं जो बोरो किया गया अलग अलग देशों से, उसको इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई सवाल हो दोस्तों तो आज के इस लेक्चर को लेकर तो आप निश्चित तौर पे मुझसे पूछिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्कार।